मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर जगह हर पेपर में यूज होता है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर मंजूश्री गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर राजस्थान में। अब आज के जो लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप स्क्रीन देख रहे हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की मूल्य लोच, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या बिंदु लोच, आर्क इलास्टिसिटी या चाप लोच, इनकम इलास्टिसिटी या मांग की आय लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी या मांग की प्रति लोच, प्रतिस्थापन लोच या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इन तीनों में जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी, ये क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या होते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, और मांग की लोच के विचार का महत्व क्या है उसके बारे में बताएंगे, आज मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मूल्य लोच की बात करते हैं तो हमारा मतलब जो जनरल होता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की मूल्य लोच से होता है। तो मांग की मूल्य लोच क्या होती है, और उसके पहले आपने मांग का नियम पढ़ा है। मांग के नियम में हम पढ़ते हैं कि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की जब कीमत घटती है तो इसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है, और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घट जाती है, ऐसा मांग का नियम बताता है। ये सभी बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, सभी को पता है। अब जो मांग का नियम होता है वो खाली ये डायरेक्शन बताता है कि कीमत के बढ़ने या घटने पर मांग मात्रा में बढ़ोतरी होगी या उसमें कमी होगी, वो खाली डायरेक्शन बताता है। यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में या डिमांड में कितनी कमी या कितनी वृद्धि होती है। तो ये कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है कि वस्तु की कीमत जब बदलती है तो उसकी मांग मात्रा कितनी बदलती है। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो इलास्टिसिटी से पता चलती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करें तो मांग की मूल्य लोच, मांग की मूल्य लोच का कॉन्सेप्ट हम देखें अगर तो मांग की मूल्य लोच वस्तु में कीमत के फलस्वरूप वस्तु की कीमत में परिवर्तन या संवेदनशीलता को दर्शाती है, जबकि उपभोक्ता की आय और उसकी रुचि स्थिर रहते हैं। तो मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन को बताती है। तो कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, उसमें अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है। तो इलास्टिसिटी का जब हम बात करते हैं तो दैट refers to the degree to which individuals, consumers or producers change their demand or the amount supplied in response to price or income changes। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उनके डिमांड में चेंज होएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो उसके अमाउंट सप्लाइड की बात होगी। यहाँ हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप डिमांड में कितना परिवर्तन होता है। तो ये उसका जो सूत्र अगर हम बोले फॉर्मूला, तो हम जो है कहते हैं मूल्य लोच बराबर मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, और मांग मात्रा में परिवर्तन बटे आरंभिक मांग मात्रा बटे कीमत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आरंभिक कीमत। तो ईपी इसका फॉर्मूला अगर हम बोले तो यह है ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाई पी। ये इसको हम जब मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, या इसको हम लिख सकते हैं पी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू डेल्टा पी, जहां ईपी मांग की मूल्य लोच है, मांग डेल्टा मांग मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है, क्यू आरंभिक मांग मात्रा है, डेल्टा पी वस्तु की कीमत में परिवर्तन है,
और P वस्तु की आरंभिक कीमत है। अब हम यहाँ पर इस जो है डायग्राम में देखें तो ये y एक्सिस पे हमने कीमत को दिखाया है, इस पर जो है x एक्सिस पे मांग मात्रा को दिखाया है, और ये dd मांग वक्र है। तो इनिशियल जो कीमत है वो P है और इनिशियल जो डिमांड है Q है। प्राइस जब घट के P1 हो जा रही है तो मांगी गई मात्रा Q1 हो जा रही है। तो चेंज इन प्राइस डेल्टा P और चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा Q। तो डेल्टा P बाई डेल्टा Q बाई Q मांग मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा Q ओरिजिनल Q इज OQ, डेल्टा Q अपॉन OQ और डेल्टा P अपॉन OP। तो ये जो है ये इसका जो है मांग मात्रा में इसका इलास्टिसिटी को ये दर्शाता है, ये फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा बाई P। इसको जब हम डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो अल्टीमेटली P डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q डेल्टा P ये जो आपको मिलता है। तो ये फॉर्मूला मांग की मूल्य लोच का है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इसको आपको याद रखना चाहिए। मांग मात्रा में परिवर्तन मत लिखिएगा, हमेशा मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन होता है। गणित की दृष्टि से ये मूल्य लोच निगेटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, क्योंकि कीमत और मांग मात्रा में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। लेकिन क्योंकि वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, और उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घट जाती है। तो लेकिन जब हम मांग के मूल्य लोच की बात करते हैं तो उसके ऋणात्मक चिन्ह को ध्यान में नहीं रखा जाता है, और ऋणात्मक चिन्ह केवल इतना बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विलोम संबंध है। तो हम यहाँ जो निगेटिव साइन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये खाली डायरेक्शन को बताता है। अब हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज की अगर हम बात करें तो या मांग की जो मूल्य लोच होती है उसकी श्रेणियों की बात करें तो ये होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है? जबकि तो कीमत में थोड़ा सा ही परिवर्तन मांगी गई मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन ले आता है। या दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड या पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई के बराबर की मांग। शायद स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है मैम, आई थिंक आई हैव टू करेक्ट इट, शेयर स्क्रीन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। फिर से मैं शुरू करती हूँ। डिग्री ऑफ आपको मैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बता रही थी। आई थिंक स्क्रीन आ रही है? हेलो, इज द स्क्रीन विजिबल मैम? डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की बात हम करें तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हाँ ओके। Perfectly elastic demand is said to happen when a little change in price leads to an infinite change in quantity demanded. फिर उसके बाद आपकी perfectly inelastic demand होती है, और unitary elastic demand और relatively elastic demand and relatively inelastic demand। तो उसको हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो डिफरेंट शेप दिए हैं, यहाँ E इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पर जो अगर हम प्राइस में एक चेंज माने, ये मान लीजिए एक ये जो है ये बराबर इतना चेंज जो है हो रहा है, और इसके बाद ये P1 चेंज, P से P1 हो रही है घट के, तो ये इतनी बढ़ रही है। यहाँ पर अब देख रहे हैं कि थोड़ा कम बढ़ रही है, और यहाँ पर जिस रेशियो में प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जा रहा है, और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं बदल रही है, और यहाँ पे इंफिनिटी चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है ग्रेटर देन 1 है। अगर बराबर जिस रेशियो में कीमत में परिवर्तन होता है, मांग मात्रा में उतना ही परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या कहा जाता है कि इकाई लोच है। और जिस रेशियो में क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस में चेंज हो रहा है उससे कम रेशियो में अगर मांग मात्रा में चेंज हो रहा है, तो ई को हम कहते हैं बेलोचदार मांग है या लेस देन 1 है। इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर ज्यादा चेंज हो रहा है तो ग्रेटर देन 1 या इलास्टिक डिमांड, और कोई चेंज नहीं हो रहा है मांगी गई मात्रा में, तो हम कहते हैं ई 0 के बराबर है। और यहाँ पर थोड़ा ही परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ई इंफिनिटी। तो ये जो है डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जो मांग की लोच की भिन्न भिन्न श्रेणियों को ये चित्र दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं बिंदु लोच या पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। हम बात करें तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो सीधी रेखा वाले मांग वक्र पर, अगर हम बात करें डी एक मांग वक्र है DD1, तो इसके R बिंदु पर जो पॉइंट इलास्टिसिटी होगी वह ये R बिंदु से नीचे का भाग RD डैश डिवाइडेड बाई RD, R से निचला भाग और R से ऊपर का भाग, यह बिंदु लोच होती है। ये डेरिवेशन यहाँ पर बहुत लंबा हो जाता, इसलिए और बहुत सारी चीजें कवर करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं लिया है। इसके लिए आप कोई अच्छी किताब को पढ़ेंगे, जैसे उच्चतर आर्थिक सिद्धांत या एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी बाय HL आहूजा, या कुत्सियानिस की बुक, या माइक्रो इकोनॉमिक्स ML चिंगन की, तो वो पूरा डेरिवेशन है। यहाँ पर हाफ एन आवर में बहुत सारी चीजें कवर करना, उसका पूरा डेरिवेशन कवर करना संभव नहीं था, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी थी आपको। मैंने एक सूत्र बताया आपको, और इसका डेरिवेशन आप खुद जो है बुक से देख लीजिएगा, या फिर किसी उसके क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में मैं आपको डील कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं बता के मैं आपको खाली पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बता रही हूँ। ये आर एक जो मांग वक्र होता है उसके किसी बिंदु पे लोच की अगर हम बात करें, तो इसके नीचे का भाग ये लोअर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट हो गया, तो RD डैश अपॉन RD इसका बिंदु लोच का सूत्र होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मांग वक्र के हर बिंदु पर लोच बराबर नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? बिंदु लोच को अगर हम देखें तो यहाँ पर E जो होगा वो E बराबर 0 है, क्योंकि 0 अपॉन ये DD डैश ये हो जाएगा। यहाँ पे R पे RD डैश अपॉन RD ये दोनों इक्वल भाग है, तो E बराबर 1 हो जाएगा। इस बिंदु इस वाले पूरे पोर्शन में देखें तो लोअर पार्ट इज लेस देन द अपर पार्ट, तो E लेस देन 1 हो जाएगा। इस वाले पॉइंट, इस वाली एरिया में जो अपर पार्ट है वह लोअर पार्ट से जो है इस बिंदु पे मान लीजिए आप कहें तो लोअर पार्ट ज्यादा है और अपर पार्ट कम है, तो E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो ये जो सूत्र है बिंदु लोच का, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आता है। ये दो डायग्राम्स बना के आप लिखेंगे, तो ये डेरिवेशन आप अगर समझना चाहते हैं तो किसी स्टैंडर्ड बुक को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो R से नीचे का भाग और R से ऊपर का भाग, ये जो है किसी भी मांग वक्र के बिंदु पर बिंदु लोच को जानने का सूत्र है। अब हम
बात करते हैं कि चाप लोच की के बिंदु लोच कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन की चर्चा की जाती है, जब कीमत में परिवर्तन बहुत कम होता है। और ऐसी स्थिति में मूल्य लोच को नापने के लिए अगर हम आरंभिक कीमत में जब कीमत में परिवर्तन काफी अधिक होता है तो चाप लोच की बात हम करते हैं, क्योंकि बिंदु लोच से हम उसका पूरी अच्छी तरह ज्ञान नहीं कर सकते हैं। तो चाप लोच क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा परिवर्तन मांग में होता है तो हम चाप लोच का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो चाप लोच या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मूल्य माप में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम पश्चात की कीमतों का औसत लिया जाता है। तो प्रारंभिक और परिवर्तन के पश्चात की मांग मात्राओं का औसत भी लिया जाता है इसमें। तो मांग की चाप मूल्य का लोच नाप सूत्र नापने के लिए क्या है, जैसे हमने क्यू बाई डेल्टा क्यू बाई क्यू ओरिजिनल प्राइस लिया था, तो यहाँ पर हमने जो इनिशियल प्राइस और बाद की इनिशियल क्वांटिटी और बाद की क्वांटिटी डिमांडेड है उसका औसत ले लिया, बाई 2 कर दिया। ईपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू1 प्लस क्यू2 अपॉन 2 प्लस डेल्टा पी, ये यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन P1 प्लस P2 अपॉन 2। तो ये जब हम मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला का इस तरह से यूज करेंगे तो ये भाग ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर डेल्टा क्यू अपॉन Q1 बाई Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन डेल्टा पी, और ये हो जाएगा डेल्टा क्यू। फाइनली जो इसका फॉर्मूला आर्क इलास्टिसिटी का मिलता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू P1 प्लस P2, मतलब इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस, एंड डेल्टा पी Q1 प्लस Q2 तो ये जो है आपका आर्क इलास्टिसिटी का सूत्र है। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो चाप लोच, तो ये P1 और P2 यहाँ पर ये ले लिया, Q1 और Q2 बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो इनका जो है हम औसत ले लेते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और P1 प्लस P2 अपॉन 2। तो ये जो है औसत लेकर ये जो फॉर्मूला है आपका वो जो है ओरिजिनल की जगह P1 प्लस P2 अपॉन, क्योंकि जो चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है तो आर्क इलास्टिसिटी में हम ये जो ओरिजिनल प्राइस को ना लेके उन दोनों कीमतों का औसत ले लेते हैं। और जो फॉर्मूला हमने मांग की लोच का पहले बताया था उसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें दोनों मात्राओं का मांग मात्राओं का औसत ले लिया जाता है। तो ये आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की चाप लोच हो जाती है। अब मांग की आय लोच की बात हम करते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको कि EI से डिनोट करते हैं, तो वस्तु की मांग केवल कीमत पर निर्भर नहीं करती, यह आय पर भी निर्भर करती है। जब उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है तो सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और जब आय घटती है तो सभी वस्तुओं की मांग कम होती है। तो मांग की आय लोच हमें यह बताता है कि किसी की आय में प्रतिशत परिवर्तन या परसेंटेज चेंज इन इनकम के फलस्वरूप उसकी डिमांड में कितना परिवर्तन होता है। तो वहां पर जब हम डेल्टा P बाई P लिखते थे उसकी जगह हम इसका जो है मनी इनकम को आय में परिवर्तन को ले रहे हैं। तो आय लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये प्रतिशत परिवर्तन के लिए मांग में परिवर्तन अपॉन आरंभिक मांग की मात्रा इंटू 100, और आय में परिवर्तन इसको डिवाइड कर देंगे, आय में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आरंभिक आय गुणे 100, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला, ये जो है फाइनल फॉर्मूला जो हो जाता है डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू इंटू एम बाई डेल्टा एम। तो ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पर डेल्टा एम आ जाएगा, सॉरी। तो ये आपका आय लोच का या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सूत्र है। इसी तरह हम प्रतिस्थापन की लोच की बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो दो वस्तुओं में प्रतिस्थापन लोच इस बात का निर्देश करती है कि एक वस्तु की स्थानापत्ति दूसरी वस्तु के द्वारा किस सीमा तक हो सकती है जबकि उपभोक्ता की कुल संतुष्टि में कोई परिवर्तन ना हो।
जिस प्रकार मांग के मूल्य लोच कीमत प्रभाव का सापेक्ष माप है, आय सापेक्षता आय प्रभाव का सापेक्ष माप है, उसी प्रकार प्रतिस्थापन की लोच प्रतिस्थापन प्रभाव का सापेक्ष माप देती है। तो प्रतिस्थापन लोच जो होती है, दो वस्तुओं के अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तुओं के प्रतिस्थापन की सीमांत दर में प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको पिछली क्लास ली थी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाली, तो उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रतिस्थापन की सीमांत दर का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और इसलिए मैंने ज्ञान दूत के प्रोग्राम में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिया है कि आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो इंडिफरेंस कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसको जब आप समझते हैं तभी आगे के जो चैप्टर्स या जो आगे दूसरे पेपर्स में भी बार बार आपको इलास्टिसिटी या इंडिफरेंस कर्व का यूज मिलता है। तो इसलिए आपको जरूरी है कि इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझा जाए। तो ये फॉर्मूला प्रतिस्थापन लोच का होता है, दो वस्तुओं के अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तुओं में प्रतिस्थापन की सीमांत दर में प्रतिशत परिवर्तन। तो संपूर्ण स्थानापन्नों के बीच यहाँ पर जो है आप ये बात याद रखिए, संपूर्ण स्थानापन्न अगर होंगी कोई चीजें तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच अनंत होती है, और वे वस्तुएं जो एक दूसरे की संपूर्ण पूरक होती हैं उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच शून्य होती है। तो अब जो है ये मांग की जो मूल्य लोच, आय लोच और प्रतिस्थापन की लोच में परस्पर संबंध की हम बात करते हैं। तो कीमत प्रभाव जैसे आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, इसी प्रकार मांग की मूल्य लोच भी आय लोच और प्रतिस्थापन की लोच पर निर्भर करती है। तो इन तीनों लोचों के परस्पर संबंध को एक गणितीय सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो उपभोक्ता का वस्तु X के लिए मांग की मूल्य लोच जो है, इसका जो सूत्र होता है वह है EP इज इक्वल टू KXEI प्लस 1 माइनस KXEI। तो EP मांग की मूल्य लोच है, EI मांग की आय लोच है, EX अन्य वस्तुओं की प्रतिस्थापन लोच है, और K आय का अनुपात है जो वस्तु X पर व्यय किया जा रहा है। तो ये सूत्र भी डिराइव करना आप किसी अच्छी बुक से जो है देख सकते हैं कि कैसे इसका डेरिवेशन हुआ है। तो किसी वस्तु की मांग की मूल्य लोच अब हम जो है मान सकते हैं कि ये जो है निम्नलिखित 4 तत्वों द्वारा मांग की मूल्य लोच निर्धारित होती है। आय का अनुपात जो वस्तु पर व्यय किया जाता है, मांग की आय लोच, प्रतिस्थापन लोच और आय का अनुपात जो अन्य वस्तुओं पर व्यय किया जाता है। तो आगे जो है हम एक और कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ मैं, मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्रति लोच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की मांग एक दूसरे से संबंधित होती है, जिससे जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो अन्य वस्तु की मांग भी बदल जाती है, जबकि उसकी अपनी कीमत स्थिर रहती है। एक अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक वस्तु की मांग में परिवर्तन मांग की प्रतिलोच का द्योतक होता है, या प्रतिलोच या क्रॉस इलास्टिसिटी को बताता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु X की जो ये है वस्तु Y की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु X की कीमत कम हो जा रही है। तो वस्तु Y की कीमत कम हो जा रही है, जिससे वस्तु X की मांग भी कम हो जा रही है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे देखते हैं, वस्तु X के लिए की वस्तु Y के लिए प्रतिलोच होती है वस्तु X की मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु Y की कीमत में, यहाँ पर मांग मात्रा की जगह यहाँ पर कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो डेल्टा QX जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा, Y वस्तु की कीमत बदल रही है तो X वस्तु की कीमत भी चेंज हो जा रही है। तो ये है क्रॉस इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं EC से। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा QX अपॉन QX डिवाइडेड बाय डेल्टा PY अपॉन PY। तो ये इसको भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डेल्टा QX अपॉन QX इंटू PY अपॉन डेल्टा PY, और ये हो जाएगा डेल्टा PX अपॉन PY मल्टीप्लाइड बाय PY अपॉन QX। तो ये आपका क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है।
क्रॉस इलास्टिसिटी में दो संबंधित वस्तुएं जो है ली जाती हैं, एक वस्तु की कीमत में परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस बात को क्रॉस इलास्टिसिटी बताती है। अब जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करते हैं कि मांग की लोच को कौन से तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं। तो समाज में धन का वितरण, तो जिस समाज में धन का वितरण समान होता है वहां वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, और धन का असमान वितरण होता है तो मांग कम लोचदार होती है। फिर समय, किसी वस्तु के में इन्वॉल्व जो समय होता है, वस्तु की मांग की लोच उतनी ही कम होगी और कम लोचदार होगी, और जितना समय अधिक होगा क्योंकि डिमांड को एडजस्ट करना पॉसिबल होगा तो मांग की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। फिर उपभोक्ता की आदत, जैसे यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के बिना नहीं रह सकता है तो उस वस्तु की मांग बेलोचदार होगी। जैसे पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी डिमांड बहुत जरूरी वस्तु है, तो उसके जो उसके बिना नहीं रह सकते हैं लोग, गाड़ियों पे चले बिना नहीं रह सकते, तो उसकी जो डिमांड है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। वस्तु के गुणों का प्रभाव भी मांग की लोच पर पड़ता है। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है और आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच लोचदार होती है। अनिवार्य वस्तु जैसे नमक है, नमक को हम जो है चाहे जितनी भी कीमत बढ़ जाए उसको हम जरूर ही खरीदेंगे, और आरामदायक वस्तुएं जैसे आपका एसी हो गया या फिर दूसरी जो है लग्जरी कार हो गई, तो अगर इनकी कीमत में परिवर्तन होगा तो लोग उसको जो है कम खरीदना चालू कर देंगे। तो वस्तु का गुण वो नेसेसिटी है, जो जैसा कि आपको पता है वस्तुएं जो है एक नेसेसिटी होती हैं, कंफर्ट होता है, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं, और लग्जरी या विलासितापूर्ण वस्तुएं होती हैं। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कम होती है, बेलोचदार होती है, और आरामदायक वस्तुएं या लग्जरी कमोडिटी जो होती हैं उसकी मांग की लोच लोचदार होती है। फिर प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति, जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में सरलता से मिल जाती है उसकी लोच तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। जैसे चाय और कॉफी को मान लें तो कॉफी की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो लोग उसकी जगह चाय पीना शुरू कर देते हैं, और उसकी जो जरा सी कीमत बढ़ने पर उसका जो है डिमांड बहुत कम हो जाती है। तो जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं अवेलेबल है उनकी लोच तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। तो वस्तु के विभिन्न उपयोग, जिस वस्तु के उपयोग अनेक होते हैं उनकी मांग की लोच भी ज्यादा होती है। जैसे हम दूध की बात करें तो दूध को अपने आप में ही उसको कंज्यूम करने के लिए उपयोग करते हैं। छाछ, दही, मिठाई और बहुत सारी वस्तुएं उससे बनती हैं। तो उपयोग अनेक है। दूध की अगर कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत कम कर देता है, क्योंकि वो खाली जैसे आप देखेंगे जब लोगों की इनकम बहुत कम हो जाएगी या उसकी जो दूध की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, लोग उसका उपयोग केवल चाय बनाने के लिए करने लग जाएंगे, उसकी मांग बहुत कम हो जाएगी। और फिर उपभोक्ता के बजट में एक वस्तु का कितना महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे नमक है तो नमक पे उपभोक्ता अपनी आय का बहुत छोटा सा भाग व्यय करता है। तो नमक की अगर कीमत बढ़ जाती है तो नमक की कीमत के बढ़ जाने पर भी वह उस पर खर्च जरूर करता रहेगा उसका जो है, क्योंकि वो एक तो ये भी है नमक का नेचर आवश्यक वस्तु है, और दूसरा जो है उसके बजट में बहुत कम है। नमक का अगर पैकेट 150 रुपए से 100 रुपए का एक पैकेट हो जाए तो भी उपभोक्ता नमक क्योंकि यूज करता ही है, और अपने जो आय है उसमें उसका बहुत कम भाग होता है, तो वो आवश्यक रूप से नमक को खरीदता रहेगा। तो नमक की जो मांग की लोच होती है वह बेलोचदार होती है। तो ये मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इसके बाद मांग की लोच का जो मैंने आपको जब अभी बताया था कि मांग की लोच का जो विचार है वह बहुत ही बेसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आप आगे भी पीजी लेवल पे भी आप इंटरनेशनल ट्रेड का एक पेपर है आपका एमए फाइनल में, उसमें भी देखोगे उसमें जितने भी टूल्स यूज करते हैं वहाँ इलास्टिसिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट का। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार
जब हम करते हैं तो दो देशों के बीच व्यापार की शर्तें या टर्म्स ऑफ ट्रेड जब हम फिक्स करते हैं तो उनकी वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सौदा करने की शक्ति और उससे प्राप्त लाभ आयातित और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पारस्परिक मांग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। तो दोनों के दो देशों के बीच टर्म्स ऑफ ट्रेड किस तरह से फिक्स होगी, यह विचार ये जो है ये मांग की लोच पर डिपेंड करता है। जैसे जो अर्धविकसित विकासशील देश होते हैं वो कृषिगत वस्तुओं का ज्यादा निर्यात करते हैं, तो उसकी जो मांग की लोच होती है वो बेलोचदार होती है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके फेवर में नहीं हो पाती है। वहीं जो है जो देश पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करते हैं जैसे विकसित देश, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड या जो व्यापार की शर्तें होती हैं उनके फेवर में होती है, क्योंकि जो है उनका जो मांग की लोच होती है उनके लोचदार होती है। वितरण में महत्व अगर हम बात करें तो मांग की लोच का विचार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पारितोषिक निश्चित करने में भी मददगार होता है। यदि उत्पत्ति के किसी साधन की मांग बेलोचदार है तो उसको ऊंची कीमत वो प्राप्त कर सकेगा। इसके विपरीत जिस साधन की मांग लोचदार है उसको कम पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद राजस्व या पब्लिक फाइनेंस के पब्लिक फाइनेंस में हम देखें तो दो स्थान पर फाइनेंस मिनिस्टर इसका करता है, एक तो अधिक कर प्राप्त करने के लिए और दूसरा कर के भार का समाज पर न्यायोचित वितरण करने के लिए। तो एक आपका पीजी लेवल पे आपको पब्लिक फाइनेंस का एक पेपर है और ये पार्ट 3 में भी एमडीएस यूनिवर्सिटी या राजस्थान के जो दूसरे कॉलेजेस हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आप मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हो, और पीजी लेवल पे पब्लिक फाइनेंस का एक पूरा अलग पेपर है जहां आप टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर वाला जो पार्ट है वो पढ़ते हो। तो वहां पर जो है ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर को फिक्स करने के लिए भी होता है। इसके बाद मूल्य निर्धारण में मांग की लोच का काफी प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति के सामने का महत्वपूर्ण हाथ होता है, पर पूर्ति के बढ़ने और घटने पर वस्तु के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनकी जानकारी के लिए मांग की लोच से बहुत सहायता मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट कोई भी फर्म अपना प्राइस डिटर्मिनेशन में प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर कोई फर्म अपनी कीमत को बढ़ाना चाहेगी तो ये देखेगी कि उसकी वस्तु की मांग जो है वो लोचदार है या बेलोचदार है। जैसे एकाधिकारी है, जैसे मैंने आगे नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखा है, वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय मांग की लोच का अध्ययन करता है। अगर उत्पादित वस्तु की मांग बेलोचदार है तो वह ज्यादा मूल्य रखकर कम मात्रा में बेचेगा, और यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो वह कम मूल्य रखकर अधिक मात्रा में बेचेगा। तो कीमत विभेद में भी एकाधिकारी इसी विचार की सहायता लेता है। तो हम जो आपको क्लासरूम्स में भी आपको जो फर्म का बिहेवियर पढ़ाते हैं या ज्ञान दूत के चैनल पे और हमारे जो इकोनॉमिक्स के अन्य चैनल है उस पर आप फर्म के बिहेवियर को पढ़ रहे हो, तो उसमें जब कीमत विभेद वाला जो विभेद का एकाधिकारी है तो वो किस तरह से कीमत विभेद करता है उसमें एक डायग्राम आप देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि वहां पर मांग के लोच का कॉन्सेप्ट से ही ये डिसाइड होता है कि किस जो मार्केट में वह कितनी कीमत को रखेगा। तो इसके बाद यातायात की किराया दरें निर्धारित करने में भी इस विचार से मदद मिलती है। जिन यातायात के साधनों की मांग बेलोचदार होती है उनके भाड़े की दर या किराए की दर ऊंची होती है। इसके विपरीत जिसकी मांग की लोचदार होती है उसके किराए की दर नीची होती है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो यातायात की किराया दरें निश्चित करने में भी इस विचारधारा से, जो अगर यातायात की साधनों की मांग की लोच बेलोच होती है तो किराए की दर ऊंची होगी, क्योंकि ऊंची दर रखने पर भी उसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मांग की लोच के बारे में मैंने ये आपको आपका ये दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। आपको